ये टोटल क्वेश्चन की समरी है। अब क्वेश्चन पर अनुकूल बटे कुल जो अन्य दो भुजाओं को समान, यहाँ एक बिंदु। हेलो बच्चों, नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन क्लास। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कक्षा 10वीं के सैंपल पेपर की, जहां हमने सैंपल पेपर से जुड़े हुए 1 मार्कर क्वेश्चंस को किया था। आज उसी सैंपल पेपर को कंप्लीट करेंगे और आज देखेंगे बेटा हम 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चंस को। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊं मैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको ना डेली टू डेली मैथ के एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनकी क्लासेस अवेलेबल कराई जाती रहेंगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक के क्वेश्चन हम ना लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। और ये बेटा एक 2 मार्कर क्वेश्चन है। कैसा बेटा? 2 मार्कर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। तो बेटा क्या है कि यदि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के। डीई किसके समांतर है बेटा? डीई समांतर है बीसी के, ठीक है ना? तो ईसी का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन अगर मिलते हैं बेटा जहां ना एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है और अन्य दो रेखा या अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, तो इसे बेटा हम देखते हैं थेल्स प्रमेय के अंतर्गत। जैसे यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, हम बात करते हैं इसकी। यहाँ ए है बेटा, सी है और है बी। साथ ही साथ बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, जिस लाइन को इंडिकेट किया गया है बेटा डी और ई के साथ। वैल्यू क्या दी गई है? वैल्यू दी जा रही है ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 1 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो फिर फाइंड क्या करना है बेटा हमें? सर हमें फाइंड करना है ईसी बराबर, ठीक है ना? ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन की समरी है। अब क्वेश्चन पर आगे बात की जाए कि इसे करना कैसे। तो कुछ नहीं करना बेटा, हमें लिखना है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय में क्या कंडीशन अप्लाई की जाती है तो देखते हैं बेटा। एक ऐसा डायग्राम जहां ए बी सी है और एक लाइन है डी और ई, तो हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी सी एंड ए ई बटे ई बी। क्लियर है? चलिए फिर ए डी बटे क्या लिखना है बेटा? ए डी बटे लिखना, ए डी बटे लिखना है डी बी। मतलब सर ए डी बटे डी बी लिखेंगे और ए ई बटे लिखेंगे हम ई सी। ए डी की वैल्यू कितनी है बेटा? ए डी की वैल्यू है सर 1.5 अपॉन ए डी की वैल्यू हो चुकी। डी बी की वैल्यू कितनी? देखिए डी बी कितना है बेटा? 3, तो 3 लिखेंगे बराबर ए ई कितना है? ए ई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो यहाँ लिखेंगे 1 और इसी की जगह x, पॉइंट हटाएंगे 0। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 बराबर 1/x, त्रियक गुणा। तो x बराबर मिल चुके बेटा 2। क्लियर है? 2। अब ये क्वेश्चन ना बेटा 2 मार्कर है, तो उसे इतना डिटेल्ड में करना इनफ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा? सबसे पहले पूछा जा रहा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो इस प्रमेय का कथन क्या होगा बेटा, उस पर चर्चा की जाए। चलिए लिखते हैं हम यहां आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यही है ना? अगर इसे हम और लिखना चाहें शॉर्ट में
थेल्स प्रमेय। तो चलिए बेटा बात करते हैं थेल्स प्रमेय, क्या है इसका कथन। तो क्या लिखना होगा हमें, किसी त्रिभुज की, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक सरल रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभक्त करती। क्लियर है बेटा। तो ये तो हो गया कथन। अब सर कथन को अगर हमें एज अ डायग्राम आइडेंटिफाई करना हो तब हम क्या करेंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं एज अ डायग्राम इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ये एक ट्राइंगल है बेटा, ठीक है ना। यहाँ क्या है ए और यहाँ बी है, साथ ही साथ यहाँ है सी। अब पढ़ेंगे हम किसी त्रिभुज, देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मैंने मान लिया बीसी भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए। चलिए खींच दी मैंने एक सरल रेखा जो अन्य दो भुजाओं को समान, यहाँ एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ हो गया डी और यहाँ हो गया ई। सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को, दो भुजाएं कौन सी है, ए बी, और कौन सी है बेटा, ए बी के अलावा है ए सी। ए बी को दो भाग कौन से में बांटेगा, ए डी में बांटेगा और डी बी में बांटेगा, जबकि ए सी को किस में बांटेगा बेटा, ए ई और ई सी। क्लियर है। ये हो चुका कंप्लीट कथन, साथ ही साथ इसे ना एज अ डायग्राम भी हम लोगों ने समझ लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। अगले क्वेश्चन में बात की जा रही है कि बिंदुओं P बराबर -1,7 और Q बराबर 4,-3, यहाँ क्या है बेटा, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जो दिया है पहले वो लिखेंगे हम। दिया है P की वैल्यू क्या है, -1,7। Q की वैल्यू क्या है बेटा, 4 -3। और अनुपात क्या दिया जा रहा है, अनुपात है बेटा 2:3। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना P की वैल्यू को पहले मानेंगे, x1 बराबर -1 और y1 बराबर 7। Q की वैल्यू को x2 बराबर 4, y2 बराबर -3, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। अब इनका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो चलो फॉर्मूला की बात करते। x इक्वल m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। ये x निर्देशांक के लिए, और y इक्वल m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो चुका y निर्देशांक के, ये रहा x निर्देशांक और ये रहा बेटा y निर्देशांक। तो शुरू करते हैं, पहले निकालते हैं x निर्देशांक को, ठीक है ना। चलिए x बराबर m1 की जगह 2 गुणा x2 की जगह क्या है बेटा 4 प्लस m2 की जगह 3 गुणा x1 की जगह है -1 और नीचे m1 m2 मतलब 2 + 3। साथ ही साथ y को भी सॉल्व करेंगे। m1 2, y2 कितना है, y2 -3, m2 3 है तो y1 कितना है 7, नीचे 2 + 3
सॉल्व करें ना, तो x बराबर 4 दूनी 8 माइनस 8 माइनस क्या आएंगे, 3 एकम -3 बेटा, और 3 और 2 5, 5/5, मतलब x के निर्देशांक आपको मिले 1। x बराबर क्या मिला बेटा, 1 मिला सर। अब y का नंबर, तो y की ओर बढ़ते हैं। y बराबर 3 दूनी -6 + 21/5, 15/5, 5 तिया 15, तो y बराबर मिल चुका है 3। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ रहे हो, और अगर समझ आ रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये क्वेश्चन ना ट्रिग्नोमेट्री से, मतलब यूनिट 8 से, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि यूनिट 8 ना बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। इसलिए नहीं कि वो कक्षा 10वीं के लिए ही मोस्ट है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हायर एजुकेशन में जब भी आप मैथ को प्रेफरेंस देंगे ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पर बहुत मजबूत कमांड चाहिए ना। तो इस प्रोस्पेक्टस से ना ट्रिग्नोमेट्री बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल चैप्टर बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, और दिया क्या गया है, सबसे पहले उसकी बात की जाए। तो दिया है sin a = 3/4। क्लियर है? अब साइन के फॉर्मूला के हिसाब से ये जो 3 है, लाल बटे कक्का के हिसाब से, किससे बेटा, लाल बटे कक्का, LAL KKA और SCT, ये रहा LK, मतलब लंब बटे कर्ण, किसका है, साइन का है सर। तो ये जो 3 है ना बेटा, ये 3 क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके लंब, और 4 क्या होगा बेटा, कर्ण। तो सबसे पहला काम, कुछ भी नहीं सोचना, हमें लगाना है सीधे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होना है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण वर्ग बराबर, हो गया ना, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग बेटा। तो कर्ण की जगह तो आ चुके 4, लंब की जगह आ चुके 3, आधार हमें आइडेंटिफाई करना है, साइड चेंज, 16 - 9 बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर मिला बेटा 7 वर्गमूल से, तो तब आधार मिलेगा आपको √7, मिल चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जा रहा है पहले नंबर पे कॉस से फिर टेन, तो बेटा यहां हम फॉर्मूला लिखेंगे कुछ। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे का, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा की जगह हमने लिख लिया बेटा ए, कॉस ए बराबर आधार कितना मिला है, आधार, आधार मिला है आपको √7, तो रखिए √7 अपॉन, हो गया ना। कर्ण क्या है सर, 4 है कर्ण, 4, बहुत अच्छे। टेन ए पे आ जाए बेटा, तो टेन ए बराबर पहले लंब, तो लंब कितना है क्वेश्चन में देखना सर, लंब है 3, कितना है सर, 3 है। कर्ण कितना है, सॉरी बेटा आधार कितना है, आधार, ये भी तो देखना होगा ना कि आधार कितना है, आधार है √7, ये मिल चुके आपके दोनों ही आंसर। क्लियर है? तो ये पहला जो क्वेश्चन है, आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब हमें बात करनी है बेटा इसके अथवा की, है ना, मैं यहाँ कंप्लीट ही क्वेश्चन करा रहा हूं। तो चलिए बेटा अथवा देखते हैं। अथवा क्या है, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। क्या है क्वेश्चन बेटा, sin 60 cos 30 प्लस sin 30
cos 60। यही है, एक बार फिर से देखते हैं यही क्वेश्चन है या कुछ अलग है। तो देखो बेटा sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 यही है। आगे बढ़ जाएंगे, शुरू करते हैं। तो यहां ना त्रिकोणमिति सारणी की आवश्यकता पड़ी, लिख देता हूं मैं त्रिकोणमिति सारणी। तो क्या होना है बेटा, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू, साथ ही साथ साइन 30 डिग्री बेटा और कॉस 60 डिग्री, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन कॉस 60 1/2, तो फिर साइन 30 भी 1/2, क्योंकि 90 माइनस थीटा, ध्यान होगा ना आपको। कॉस 60 जैसे याद है सर मुझे, मैंने कॉस 60 को 90 में से माइनस कर दिया, साइन की वैल्यू बन गई, है ना। ऐसे ही ये दोनों तो मिल ही गए। कॉस 30 होता है √3/2, तो 60 भी हो जाएगा क्या, √3/, पुट करिए। साइन 60 की जगह आएगा √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे बेटा 4, 3 + 1 4/4, कैंसल आउट, आंसर। ठीक है ना, इस तरह से करना है इस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है बेटा कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। पॉइंट समझिए, एक वृत्त है। क्या बेटा, एक सर एक व्रत है सबसे पहले तो चलिए व्रत हो गया। आगे क्या कहा गया बेटा, आगे कहा गया है कि सर एक व्रत है, एक बिंदु ए से जो व्रत के केंद्र से, एक बिंदु ए है यहां कहीं, एक बिंदु है ए, व्रत के केंद्र से 5 मीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यही तो कहा गया। 1 मिनट बेटा, है ना। मैंने यहां कहीं बिंदु मान, मैंने बिंदु यहां कहीं मान ली, और ये हो चुकी दूरी, ये हो चुकी दूरी। कितनी दूरी है बेटा, सर 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। इसके बाद सर कहा गया है कि इसके स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना, ये है, यही रहेगी। ये कितनी दी जा रही है बेटा, ये है सर 4 सेंटीमीटर। कितनी दी जा रही है बेटा, 4 सेंटीमीटर। ये ना सर 4 सेंटीमीटर दी जा रही, ये सर 5 है ना। हमें सर त्रिज्या बतानी है सर, क्या बतानी है बेटा, त्रिज्या बतानी है। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ मैं मान लूंगा बी, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ, समकोण त्रिभुज ओ ए, ओ ए बी से, जहां क्या वैल्यू है बेटा, ओ ए बराबर तो कर्ण है ना, यही हो जाएगा। ओ ए क्या हो जाएगा, कर्ण मान लिया मैंने, ए बी को मैंने आधार मान लिया, तो फिर ओ बी क्या हो गया बेटा, लंब। पाइथागोरस लगाएंगे हम, है ना। क्या लगाएंगे बेटा, सर पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस में क्या होना है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यही है ना। तो कर्ण की जगह वैल्यू लगाते हैं बेटा, कर्ण की जगह दिया गया है मुझे 5 पे स्क्वायर, लंब की जगह पता नहीं, तो ओ बी पे स्क्वायर, आधार की जगह 4 पे स्क्वायर, साइड चेन 5 के स्क्वायर कितने होंगे बेटा, 5 के स्क्वायर होंगे 25 -16 बराबर ओ बी पे होल स्क्वायर,
ओ बी होल स्क्वायर बराबर 9 वर्गमूल से ओ बी बराबर 9 के वर्गमूल 3। तो सर वृत्त की त्रिज्या ये रही आपकी, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, हो चुका। अगले क्वेश्चन में क्या है, उससे पहले अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक थ्योरम है कि सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। क्या सिद्ध करना है बेटा, यहां लिख लेते हैं। सिद्ध करो कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यही तो है। क्या है बेटा, कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। चलिए, थ्योरम है, यूनिट 10 है ना, तो शुरू करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो ना एक वृत्त बना लेना है। एक वृत्त बना लेंगे, उसके बाद कथ दिया जो जाएगा वो लिख लेंगे। तो यहां मैंने शुरू किया लिखना, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। हो गया ना, केंद्र क्या हो चुका बेटा, O हो चुका। और बाहरी बिंदु P है, तो एक बाहरी बिंदु यहां कर लेंगे और इसे नाम दे देंगे P। क्या नाम दे देंगे बेटा, सर P। चलिए, तथा दो समांतर समांतर स्पर्श रेखाएं PA व PB हैं। तो आप दो ना स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। ये दोनों हो चुके हैं ना। आगे, आगे कुछ करना नहीं है, सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। तो सिद्ध करना है PA बराबर PB, ये करना है सिद्ध। क्लियर है। अब चलते हैं बेटा हम रचना पर। रचना, तो रचना में क्या करना है देखिए, O को P से मिलाया। जो O है ना, इसे हम कहाँ मिलाएंगे बेटा, P से। हो चुके, मिल गए। साथ ही साथ ये तो फर्स्ट स्टेप था, सेकंड में क्या करेंगे, O से A व V पर लंब डाले। थ्योरम है तो इसे तो समझना ही समझना होगा। O से लंब डालेंगे बेटा, है ना। कहां से लंब डालेंगे, O से। ये लंब हो गए, यहां हो गया A और नीचे हो गया B। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे बेटा, समझिए, दो ट्राइंगल बन रहे हैं ओ ए पी ओ बी पी। तो हम यहां ले लेंगे कि त्रिभुज
ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी से सिमिलर चीजें ढूंढते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन मिलेगा ना, वो क्या मिला दोनों में, ओपी बराबर ओपी, दोनों में ही बराबर है। बराबर क्योंकि ये कैसी रेखा है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब उभयनिष्ठ कैसे है समझिए, दो ट्राइंगल की बात हो रही, मैंने यहाँ पहला ट्राइंगल बनाया ए ओ पी, नीचे ना मैंने दूसरा ट्राइंगल बनाया ओ बी पी, ओपी और ओपी बराबर लिख चुके, इनके बाद ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों बराबर है बेटा, क्योंकि ये कैसी है, वृत्त की त्रिज्याएं, यह एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्याओं की लंबाइयां सदैव बराबर होती है बेटा, ठीक है ना। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। दोनों भुजाएं बराबर है, अब इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण बन रहा है बेटा, एंगल ओ बराबर एंगल ओ, क्योंकि ये कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए एंगल ओ बराबर एंगल ओ। अब आप सबने पढ़ रखा है, मैं क्या लिख सकता हूं, ट्राइंगल ओ ए पी सर्वांग सम है ट्राइंगल ओ बी पी के। और रीजन क्या है, तो यहाँ रीजन लिखता हूं मैं, भुजा कोण, भुजा इसी से तो है, हो चुका। तो अब जब बराबर है समझिए, ये दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, तो तब संभव है कि, क्या संभव होगा कि पीए बराबर होगी किसके, पीबी की, क्योंकि यह है तीसरी भुजा। ठीक है, ये रही बेटा कंप्लीट थ्योरम। बढ़ते हैं आगे, आगे क्या है पढ़िए। सविता और हमिदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन हो और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, लीप वर्ष को छोड़कर। चलिए शुरू करते हैं। अब एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या लिखते हैं। एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या, तो एक वर्ष में कुल कितने दिन हो सकते हैं, 364 या 365। तो सर 365 होंगे, कितने होंगे, 365। अगर लीप ईयर होता तो हम क्या लिखते बेटा, 366 हो चुके। अब यहां कहा जा रहा है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन, तो हम लिख लेंगे सविता व हमीदा, हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन, एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो पॉइंट समझिए बेटा कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, मतलब जो अनुकूल संख्या है, जो अनुकूल संख्या है ना बेटा, वह समान होगी। कैसी होगी बेटा, सर समान। रीजन देखिए, कुल दिन तो 365 ही होने, पर ना दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो रहा है, मतलब 1/365। ये तो कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। और मैं लिख दूं, दोनों का जन्मदिन, जन्मदिन एक ही दिन, एक ही दिन न होने की प्राय,
अब एक ही दिन न होने की प्रायिकता में क्या करेंगे? एक माइनस होने की प्रायिकता, मतलब 1 - 1/365। एलसीएम 365 माइनस 1/365, 364/365। तो हम कह सकते हैं कि सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बेटा 1/365, जबकि अलग अलग दिन होने की प्रायिकता 1 - 1/365 यानी कि 364/365। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा बेटा कि यदि P, इसे देखते हैं, यही अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या है? यदि पीई, क्या बेटा? यदि पीई बराबर 0.05, मतलब ये होने की प्रायिकता है, तो ई नहीं की प्रायिकता बता। ई नहीं, यही है ना? देखिए मैंने सभी को एक फॉर्मूला लिखा रखा है। क्या लिखा है कि सर प्रायिकता जब भी निकालनी हो बस इस फॉर्मूला को याद रखो, बराबर एक, होने की प्रायिकता प्लस न होने की प्रायिकता बराबर एक। होने की प्रायिकता में है 0.05, न होने की में कुछ भी नहीं, बराबर एक, साइड चेक। पी ई वेरियन बराबर एक माइनस करने के बाद वैल्यू क्या है बेटा? 0.05 माइनस करना हो तो पी ई वेरियन बराबर एक में से 0.05 माइनस कर, 0.05, 5 10 में से 5 5 9, 0.95 यानी 0.95। क्लियर है? ऐसे निकालना है। ये भी हो चुका। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है उसकी बात कर ली जाए कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? परिकलित कीजिए कि यह पत्ता इक्का है या इक्का नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, मैं यहाँ लिख लूं, क्वेश्चन नंबर 17, ताश के गड्डी में क्या लिखना है बेटा? ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है बेटा? एक ताश की गड्डी में खेलने योग्य कुल पत्ते जो होते हैं ना वो 52 हो। खेलने कितने होंगे बेटा? सर 52। तो फिर सेकंड कंडीशन में क्या है? इक्का। तो चलिए इक्का पर बात करें। ताश की गड्डी में कुल इक्कों की संख्या, कुल इक्कों की संख्या तो कितनी रहती है बेटा? चार। चार ही तो होते हैं। ताश की गड्डी में कुल इक्कों की संख्या 4 होनी है और कुल ताश की संख्या 52 होनी है। पहले नंबर पे पूछ रहे हैं कि इक्का होने की प्रायिकता, लिखते हैं यहाँ, इक्का होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल बटे कुल, अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या। तो देखिए बेटा अनुकूल संख्या में क्या है? सर 4 है, और कुल संख्या में कितने हैं? 52 है। कितने हैं बेटा? 52। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो आंसर क्या मिला कि इक्का होने की प्रायिकता 1/13 है। हमसे पूछा जा रहा है इक्का ना होने की प्रायिकता, यहाँ लिख लेते हैं।
इक्का न होने की प्रायिकता, एक माइनस होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा सर? एक माइनस होने की प्रायिकता। तो फिर सर हम लिखेंगे एक माइनस होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता में क्या है बेटा? 1/13 है सर, एलसीएम 13, 13 एकम 13 माइनस 1, यानी कि इक्का न होने की प्रायिकता है बेटा 12/13, जबकि इक्का होने की प्रायिकता है बेटा 1/13। क्लियर है? आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल है और 5 काली है। तो हम लिख लेंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या। तो कुल कितनी गेंदें हैं? कुल कितनी गेंदें हैं? देखिए कुल गेंदें बेटा 3 लाल है और 5 काली। कितनी है सर? 3 लाल और सर 5 काली। ये हो चुका। अब पूछ क्या रहे हैं? तो इनका कुल क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है ना? इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो और निकाली गई गेंद लाल नहीं हो। ये आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए टोटल कितने हो चुके बेटा? कुल हो चुके 8। यही हो चुके ना? अब चाहो तो नीचे लिख सकते हो कि लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3। और काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या ये कितनी है सर? 5। तो फिर प्रायिकता किसकी निकालनी है? लाल गेंद होने की। लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल बटे कुल। चलिए अनुकूल में क्या है? लाल गेंदों की संख्या आएगी बेटा अनुकूल में, मतलब 3। कुल में कितने आएंगे? 5 और 3 8। तो ये प्रायिकता हो चुकी किसकी? लाल गेंद होने की प्रायिकता। आगे लिखते हैं लाल गेंद न होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता में बेटा हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस होने की प्रायिकता। ठीक है ना? यानी कि 1 - 3/8। 8, 8 एकम 8 -3, 5/8। क्लियर है? अगर लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछी जाएगी बेटा तो वो होगी 3/8, जबकि न होने की होगी 5/8। चलिए बेटा देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है क्वेश्चन बेटा? 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो है। चलिए फिर बढ़ाते हैं क्वेश्चन को आगे कि करना क्या है। तो देखिए माना a/b बराबर 3 + √5 ब्रैकेट, जहां a व b वास्तविक धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं और इनका HCF बराबर कितना है? 1, जिस कारण ये परिमेय संख्या भी। हमें क्या करना है? इसकी साइड से a/b -3 बराबर √5।
एलसीएम लेंगे बी, ए माइनस 3b बराबर √5 हो चुका। समीकरण नंबर 2, क्योंकि इसे हम समीकरण 1 आइडेंटिफाई करते हैं। यहां तक हो चुका। अब केवल लैंग्वेज लिखनी है। क्या लिखना है कि समीकरण 2 से स्पष्ट है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि a माइनस 3b बटे 2 बटे b एक परिमेय संख्या। कैसी है बेटा? परिमेय संख्या है सर। परंतु क्या होना है बेटा? परंतु √5 इस परिमेय संख्या का विरोधाभास कर। क्या कर रही है बेटा? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, परफेक्ट वर्गमूल नहीं हो, वे संख्याएं कभी भी कहाँ नहीं आएंगी बेटा? परिमेय में नहीं आएंगी। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, क्योंकि इन वैल्यू को ना हमें रूट के अंदर लिखना होता है। इस परिमेय संख्या का विरोधाभास, परंतु √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या का विरोधाभास करती है, विरोधाभास करती है, जिस कारण संख्या 3 + 2 √5 कैसी संख्या बन जाएगी बेटा? 3 + √5, ना कि 2 √5, है ना? संख्या कौन सी बेटा? 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? ये भी हो चुका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। किसी प्राकृत संख्या के लिए आपको एक संख्या दी गई है, संख्या दी गई है 6 पे घात n। तो यहाँ एक कथन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कि हम जानते हैं कोई संख्या तभी इकाई अंक शून्य या जीरो देती है, शून्य या जीरो देती है जब उस संख्या में 2 × 5 के गुणनखंड प्राप्त हो। अब पॉइंट समझिए। यहाँ ये कहा जा रहा है बेटा कि 2 × 5 की स्थिति है, मतलब इकाई अंक शून्य मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आपको इकाई अंक शून्य नहीं मिलेगी। तो फिर सर 6 में, और यहाँ लिखेंगे हम, और 6 के गुणनखंड क्या है? 2 × 3 गुणनखंड है। इसी कारण इसका इकाई अंक, इसी कारण इसका इकाई अंक शून्य नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है? तो देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब भूमि लीजिए, पहले एक यहाँ भूमि लेना, ये भूमि का एक टुकड़ा, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से
यहां से ऐसे गए, यहाँ पे कहीं कोई मीनार है, ये हो गई, ठीक है ना। एक मिनट, ये मान लिया कोई मीनार हो, मीनार के पाद बिंदु से मतलब यहां से आगे जाना है, और यहां भूमि तक कितनी दूरी बताई गई है बेटा? 30। ये डिस्टेंस कितना है सर? 30। यही है ना, भूमि के एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये रहा, ये कितना है? ये भी 30 है बेटा। और पूछा जा रहा है कि बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये रही ऊंचाई, क्या मान लेंगे हम? एच मान लेंगे। और यहां रखेंगे बेटा हम ए, बी और सी, रख लिया। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी से जहां ए बी क्या मिलेगा? लंब कितना है? एच। बी सी क्या मिलेगा? आधार बेटा। क्या मिला सर? आधार। आधार कितना है? 30 मीटर। कर्ण की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें केवल ऊंचाई बतानी है बेटा। क्या बतानी है हमें? एक मिनट, हमें क्या बताना है बेटा? ऊंचाई बतानी है ना। ऊंचाई बतानी है, जो कि एच मान ली हमने। और यहाँ एक और चीज दी गई है, क्या? उन्नयन कोण दिया गया है। उन्नयन कोण दिया गया है थीटा बराबर 30 डिग्री। पॉइंट समझिए, जब हमने लाल बटे कक्का पढ़े थे तभी हमने कुछ फॉर्मूला समझ लिए थे कि अगर लंब के साथ आधार आए या लंब के साथ कर्ण आए तब किस फॉर्मूला की बात की जाएगी। यहाँ ना बेटा, देखिए लंब और आधार है, मतलब हम क्या लगाएंगे? हम लिखेंगे कि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब की जगह एच, आधार की जगह 30। सॉल्व करेंगे। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 एच बटे 30, त्रियक गुणा एच बराबर 30/√3। √3 का परिमेयकरण कर, तो जैसे ही √3 का परिमेयकरण करेंगे ना बेटा हम, क्या मिल जाएगा? एच बराबर 30√3 बटे √3 गुणा √3, यानी 30√3/3। आपको मिला एच बराबर 10√3। आंसर क्लियर है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कर। चलिए शुरू करते हैं। यहां ये कह रहे हैं कि कोई प्रेक्षक है, ये कोई एक व्यक्ति है, यहां पे कहीं चिमनी है, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस है देखिए, इसे हटाइए पहले, इसे हटाइए, है ना। ये हटाइए सबसे पहले तो। अब इसे क्यों हटाया गया? क्योंकि इसकी खुद की हाइट है 1.5। कंप्लीट डिस्टेंस कितना है बेटा? 28.5 हो गया। देखते हैं, वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिससे समझ आए
क्या कह रहे हैं, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से दूर है, तो हो गया उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यहां से जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है बेटा, 45 डिग्री। तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और नीचे डी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, जहां हमें ए बी क्या मिलेगा बेटा, लंब, बी सी क्या मिलेगा, आधार, और थीटा बराबर कितना मिला, 45। ये हमें पता है जी, नहीं पता, ये पता है सर, 28.5। बात जब लंब और आधार की होगी ना, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा, हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ना टेन थीटा की जगह वैल्यू लगाइए 45 डिग्री, लंब की जगह वैल्यू एच, आधार की जगह 28.5 वैल्यू लगाएंगे। तो टेन 45 बराबर क्या होता है बेटा, सर एक। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, एक सर, तो हमने एक रख दिया, एक बराबर एच बटे 28.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एच बराबर मिला 28.5। अब समझिए, एच मिला मैं यहां तक, यहां से चलना शुरू किया और यहां आकर रुक गए, ये रहा एच। अब इसके आगे यहां भी तो डिस्टेंस है 1.5 का, तो हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण चिमनी की ऊंचाई। क्या लिखेंगे बेटा, संपूर्ण चिमनी की ऊंचाई, मतलब 28.5 प्लस 1 पॉइंट, तो ये कितने मिल गए, 30 सेंटी, 30 मीटर। आंसर, संपूर्ण चिमनी की ऊंचाई कितनी है बेटा, 30 मीटर। फिर से समझिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, पर वहां ना 28.5 ऊपर दिए गए, अगर ऊपर देते तो माइनस कर लेते और हमें वैल्यू मिल जाती, पर यहाँ इस तरफ दिए हैं तो इसलिए यहाँ लिखा है। ठीक है, आधार माना गया, अदरवाइज हम इसे लंब मान लेते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है। देखिए त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, यही है ना। और कोण कितना है, कोण थीटा बराबर है 60 डिग्री। निकालना क्या है हमें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। सॉल्व करेंगे तो पाई की जगह पाई लिख छोड़ो, आर की जगह 6 पे स्क्वायर, थीटा की जगह 60/360, ठीक है ना। जीरो से जीरो कैंसल आउट, 6×36, पाई गुणा 6 × 6/6, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आंसर। पर अगर आंसर में पाई नहीं है तब, तो 6 × 22/7 गुणा करके 7 का भाग दे देंगे, आंसर में, ठीक है ना। आगे घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, देखिए जैसे यहां कोई घड़ी है, ये रही मिनट की सुई, तो ये क्या होगी, ये होगी त्रिज्या, ठीक है ना। घड़ी की सुई, या यहां ब्रैकेट में लिख लें हम त्रिज्या, आर बराबर कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पॉइंट समझना कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो घड़ी की सुई यहां से चलना शुरू करेगी और ऐसे 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 वापस यहीं आएगी, और इसमें उसे खर्च करने होंगे 360 डिग्री का कोण, और अपने पूरे 60 मिनट, तभी तो एक पूरा चक्कर होगा। तो देखिए 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे घड़ी की सुई
द्वारा 1 मिनट में 1 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण 360/60, 6 डिग्री। यहां कितने मिनट में? 5। हम लिख पाएंगे कि 5 मिनट में बना कोण थीटा बराबर 6 × 5 यानी 30 डिग्री। तो अब मिल चुका थीटा, मिल चुका 30 डिग्री, त्रिज्या आर मिल चुकी 14। बिल्कुल इसकी तरह हम इसे भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते तो देखिए 6 सेंटीमीटर, ये तो वही पेज फिर से रिपीट है, तो इसे तो देखना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे अगले क्वेश्चन में क्या है उसकी ओर बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या 66 है, इनका योग। तो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 21 है। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या मानेंगे। माना 2 अंकों की संख्या, तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स वाई हो चुके। क्या मिल गया हमें? एक्स और वाई। हम यहां लिख लेंगे तब इकाई का अंक वाई तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक एक्स। अब पहली शर्त में क्या है? पहली शर्त पे चलें। तो पहली शर्त में बेटा 2 अंकों की संख्या, तो मैं यहां लिखता हूं 2 अंकों की संख्या। क्या है फॉर्मूला इसका? तो फॉर्मूला लिखेंगे बेटा हम 10 × 10 प्लस इकाई, है ना। मतलब 10 × 10 की जगह कितने? एक्स, इकाई की जगह वाई। ये बन चुके। आगे कह रहे हैं कि क्रम पलटने पर संख्या, मतलब कहीं मैंने लिखा 21 और मैंने कहा क्रम पलट दो 12। यही तो बना। तो ऐसे इसका भी क्रम पलटेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिखता हूं मैं क्रम पलटने पर संख्या 10 × 1 प्लस दहाई, यानी कि 10 × 2 प्लस एक्स। आगे दिया गया इनका योग। क्या दिया गया बेटा? कि समीकरण अगर ए प्लस बी कर दिया जाए तो बराबर में है 66। देखो योग कितना है? 66 है। तो इन्हें जोड़ दिया जाए, मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66। तो 10 और 1 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 का भाग देने, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छक्के 66। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे आगे पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? ये तो पहली शर्त थी। दूसरी शर्त में क्या है बेटा? तो देखो सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि बताइए यदि संख्या के अंकों का अंतर, क्या कहा है कि अंकों का अंतर बराबर 2 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 2। ये बन चुका बेटा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ना हम विलोपन प्रतिस्थापन किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जैसे यहां मैं कर लूं
कि समीकरण 1 व 2 से, तो 1 में क्या है x प्लस वाई बराबर 6, 2 में x माइनस वाई बराबर 2, 2x बराबर 8, x बराबर 4। अब x प्लस वाई बराबर 6 में वैल्यू लगाएंगे हम x की, है ना। तो यहां लिख दें समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x की जगह 4 प्लस वाई बराबर 6, साइड चेंज, y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर 2, दोनों वैल्यू मिल चुकी। अब दो अंकों की संख्या कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए दो अंकों की संख्या क्या लिखा था मैंने, एक्स वाई। अब एक्स वाई को कैसे लिखेंगे, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 5। ठीक है, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। क्या है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, चलिए देखते हैं। माना माना परिमेय संख्या x बटे वाई, जहां अंश x हर y। अब आते हैं पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन में क्या है बेटा, फिर से एक बार पढ़ते हैं, है ना। पहली कंडीशन में है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, यही है, तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, तो भिन्न किस में बदल जाएगी बेटा, 1 में बदल जाएगी। तो देखिए अब क्या करना होगा हमें, तो हमने ना अंश में 1 जोड़ देना है, अंश प्लस 1, और हर में से 1 घटा देना, भिन्न बन जाएगी 1। मतलब x प्लस 1 y माइनस 1 बराबर 1। सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, साइड च x माइनस वाई बराबर -1 -1, x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर 1। दूसरी और क्या है, आगे लिखा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 बन जाती है। सेकंड कंडीशन कह रही है, अंश ऐसा ही लिखा रहने दो, हर में 1 जोड़, हर में 1 प्लस करो तो यह बन जाएगी 1/2। तो अंश की जगह क्या लिखना है, हमें अंश की जगह लिखना है x, हर की जगह y प्लस 1 बराबर 1/3 गुणा 2x बराबर y प्लस 1, साइड चेंज 2x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें कर लेना होगा सोल्व। x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 घटाने पर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, कैंसल। 2x में से एक x माइनस करो, -x -3, तो x बराबर क्या मिल चुका, 3। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे, समीकरण 1 से, है ना। तो x की जगह 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 -3, यानी आपको मिल चुके, क्या मिलेगा, माइनस वाई बराबर -5, वाई बराबर 5। तो भिन्न क्या मिलेगी, अंश की जगह क्या मिला 3, हर की जगह 5। हो गया, क्लियर है। तो आई होप ये क्लास आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।